चंद साल कबल दहशत गर्दी पर काबू पा लिया गया था। कौम सवाल कर रही है कि दहशत गर्द दोबारा क्यों सर उठाने लगे। इस मकसद के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए दिए गए। ये रकम कहां गई, इसका ऑडिट होना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेशावर में एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। जिस कदर कौमी इत्तेहाद की जरूरत आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। पाक फौज और दूसरे सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क में अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशियां बंद होनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मस्जिद में नमाजियों को शहीद किया गया, ये इंतहाई अफसोसनाक सानहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुहदा के लिए 20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान। इजलास में शुहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स, पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान शरीक। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इजलास में दहशत गर्दी से निपटने के लिए इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। वज़ीर आला सिंध का पेशावर में लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। शुहदा के लिए फीकस 10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। सैयद मुराद अली शाह की यादगार शुहदा पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के वफ्द की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। चीन पाकिस्तान में जोहरी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। पाक चीन तस्वीराती ताल्लुकात में वसत दोनों मुल्कों की दहाइयों पर मुहित देरीना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। आलमी पाबंदियों के बायस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते। रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए इब्तदाई मुआहिदा तय पा चुका। कमर्शियल तफसीलात मार्च से पहले तय पा जाएंगी। अप्रैल तक फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द हलाक, असलहा बरामद। मारे जाने वाले दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR। इंडस हाईवे पर कोहाट टनल के करीब फ्लाइंग कोच और ट्रॉलर में तसादुम, हादसे में 18 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा ट्रॉलर का ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। अलमनाक हादसे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। भारत मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के लिए गैर रियासती हिंदुओं को मकबूजा इलाके में आबाद किया जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत से नहीं रोक सकती। वज़ीर ममलकत उमूर कश्मीर और हुर्रियत रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक और तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा चौधरी रहमत अली की 72वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इल्मी, सहाफती और सियासी महाज पर मुसलमानान हिंद की मुदब्बिराना और जुर्रतमंदाना तर्जुमानी चौधरी रहमत अली की शख्सियत का खासा थी। अमरीका ने इंतहाई बुलंदी पर प्रवास करने वाला जासूस गुबारा कब्जे में ले लिया। लड़ाका तैयारों ने गुबारे को उस वक्त हिसार में लिया जब वो अमरीकी हुदूद में दाखिल हुआ। गुबारा मुमकिन तौर पर चीन की जानिब से छोड़ा गया, फिजा में तबाह किया गया तो सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। फौजी माहिरीन का सदर जो बाइडेन को मशवरा, कनाडा को भी तशवीश। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे की अहम तनसीबात पर हमले। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के लिए $2 अरब से जायद के नए अस्करी पैकेज की तैयारी। मगरिबी ममालिक कीव को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस चाहता है यूक्रेन तनाज़ा खत्म हो। वज़ीर खारिजा सर्गेई लाव्रोव। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 दिलचस्प मुकाबलों से भरा मेला सजने में 10 दिन बाकी। शायकीन को सनसनीखेज मुकाबलों का बेताबी से इंतजार। इवेंट से खिलाड़ियों को अच्छे मौके फराहम होंगे। फैंस को भी बेहतरीन मैचेस देखने को मिलेंगे।
پشاور زلمی، لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتانوں کا اظہار خیال۔ سعودی عرب نے 5 مراحل پر مشتمل سائیکل ریس، پرتگال کے روبن گوریرو نے چوتھا مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ اٹلی کے جوناتھن ملان سے مجموعی برتری بھی چھین لی۔ گوریرو نے مرایا سے ہرا تک 163.5 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے 45 منٹ اور 1 سیکنڈ میں طے کیا۔ ریس کا اختتامی مرحلہ العلا سے مرایا تک 143 کلومیٹر پر محیط ہوگا۔ انڈورا میں فری رائڈ ورلڈ ٹور، کینیڈین سنو بورڈ کیٹی اینڈرسن کا ریکارڈ 100% فتوحات کا سلسلہ جاری، سیزن میں لگاتار دوسری کامیابی۔ مردوں میں فرانس کے لوڈووچ گوئل ڈیٹ کی ٹور میں پہلی فتح، سکینگ میں آسٹریا کے ویلنٹن ویز، خواتین میں کینیڈا کی جسٹن ڈوفور لپونڈے پوڈیم پر پہلے نمبر پر موجود۔ امریکی ریاست ہوائی میں ورلڈ سرف لیگ 2023 مینز چیمپئن شپ ٹور کا آغاز۔ دفاعی چیمپئن برازیل کے فلیپ ٹولیڈو نے آسٹریلیا کے جیکسن بیکر اور مقامی سرفر جاشوا مونیز کو مات دی۔ ہوائی کے ایگزیل لاؤ، سیت مونیز اور آسٹریلیا کے ایتھن ایوانگ بھی کامیاب۔ سابق ورلڈ چیمپئن برازیل کے گیبریل میڈینا اور ہوائی کے جان فلورنس بھی راؤنڈ آف 32 میں پہنچ گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ چند سال قبل دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا تھا۔ قوم سوال کر رہی ہے کہ دہشت گرد دوبارہ کیوں سر اٹھانے لگے ہیں۔ پشاور میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس مقصد کے لیے خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے دیے گئے، یہ رقم کہاں گئی، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسجد میں نمازیوں کو شہید کیا گیا، یہ انتہائی افسوسناک سانحہ ہے۔ جس قدر قومی اتحاد کی ضرورت آج ہے، شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ پاک فوج اور دوسرے سیکورٹی اداروں نے دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں امن کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ سوشل میڈیا پر الزام تراشیاں بند ہونی چاہیے۔ اس وقت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر تمام پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی زعما، وہ پوری اس کی اونرشپ لیں اور اپنے اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہوں یا کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یا وہ علاقائی کوئی بات ہے، اس کو سب کو پس پش ڈال کر ہم ایک یکجاں دو قالب کی طرح ہم اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قومیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بڑے سیٹ بیک کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم مل کر اس پر قابو پائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا پھر مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شہداء کے لیے 20 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا۔ اجلاس میں شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پشاور میں لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ کیا اور پولیس لین مسجد دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق مراد علی شاہ نے شہداء کے لیے 10 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ مشیر مرتضی وہاب اور چیف سیکریٹری سہیل راجپوت بھی تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پشاور دھماکے کے شہداء کے یادگار پر بھی حاضری دی اور پھول چڑھائے۔
नाज़रीन, पीर के रोज़ पेशावर में होने वाले धमाके के बाद फ़ज़ा आज भी सोगवार है। आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास की भी सदारत की अब से कुछ देर पहले, और इस इजलास में दहशतगर्दी के इस होने वाले वाक़े पर भी आज गुफ्तगू की गई और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इसके हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, इस हवाले से भी बातचीत की गई। जवाद फैज़ी हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म ने आज अपने ख़ैरात का इजहार किया है, ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए गए थे 2017 में 2018 में दहशत गर्दी ख़त्म कर दी गई थी पाकिस्तान से, जो कुर्बानियाँ दी उनका जिक्र किया, जो पाकिस्तानी कौम ने नुकसान उठाया उसका जिक्र किया, और एक मरतबा फिर जो सर उठा रही है दहशत गर्दी, इस हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार किया। साथ ही साथ जो NFC के ज़रिए 417 अरब सिर्फ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे खैबर पख्तूनख्वा को, उस हवाले से भी सवाल किया। कितना इंपॉर्टेंट है एपेक्स कमेटी का आज का इजलास और वज़ीर आज़म का खिताब? देखिए, आज का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल था। उसकी वजह है कि जब आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि 2017-18 मैं खुद भी गवाह हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरह अमन व अमान के क़याम के लिए उस वक्त की हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सर तोड़ कोशिशें की, और जब नवाज शरीफ साहब 2013 में आए थे, वजीर आजम बने थे, तो दो ही चीजें उनके सामने थी। एक बिजली का बहरान था, एनर्जी क्राइसिस था, दूसरी दहशत गर्दी थी। और उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस सारे मसले को हल करने के लिए जिस तरह दिन रात एक किए गए, जिस तरह बिजली पैदा करने की कोशिश की गई, जिस तरह हमने वो जो लाशें उठा उठा के हम थक गए थे, कोई चर्च, कोई मस्जिद, कोई इमाम बारगाह महफूज नहीं थी, उसमें फ्रंट लाइन पे जाके हुकूमत वक्त ने, हमारे अस्करी इदारों ने और खुद मीडिया ने बहुत सारी शहादतें दी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस के दरमियान में फिर एक नया पाकिस्तान आ गया जिसमें फिर से दहशतगर्दी सर उठाने लग गई, और अब आपके सामने वो हाल है KP के अंदर जो हो रहा है, जिस तरह हमारे जवान जामे शहादत नोश कर रहे हैं, जिस तरह फिर से एक धड़का लग गया है कि अल्लाह ना करे कहीं बहुत ज्यादा नुकसानात ना शुरू हो जाए। तो उसके तनाजुर में आज का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल था, और वजीर आजम ने जिस तरह ये कहा कि पूरी कौम को एक होना पड़ेगा, वहीं अब ये ओनरशिप लेना होगी मजहबी क़यादत को, वो सियासी मसलकी मकतबा फ़िक्र की जो तफरीक है उसको बालाए ताक रखते हुए, इलाके, रंग, नस्ल को छोड़ते हुए इस्लाम की हकीकी रूह पे अमल करना होगा, और दहशत गर्दों के सामने न सिर्फ सीसा पिलाई हुई दीवार बनना होगा, बल्कि हमें अपनी जो अस्करी क़यादत है, जो हमारे फौजी जवान हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो सबसे आगे होते हैं, उनके पुश्तिबान बनना होगा, उनके पीछे खड़ा होना होगा, और ये जज्बा जरूरी है। हाँ, रह गई बात के सियासी आकतना अंदेशियां, आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब APC की बात हो रही है, एपेक्स कमेटी की बात हो रही थी, तब भी मैं खान साहब के ट्वीट जो देख रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था कि इतनी शहादतें देने के बावजूद, इतने नुकसानात उठाने के बावजूद, वो अपनी अना, जिद और हट धर्मी के वो हिसार के अंदर फंस के रह गए हैं। उन्हें ये खौल तोड़ना होगा, उन्हें ये नकाब उतारना होगा, और उन्हें पाकिस्तानी बन के पूरी जो नेशनल क़यादत है उसके साथ बैठ जाना चाहिए। सर, आज वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि चंद साल पहले दहशतगर्दी के फरीद पर काबू पा लिया गया था। कौम ये सवाल कर रही है कि दहशतगर्द जो है वो दोबारा सर क्यों उठा रहे हैं, मीडिया भी यही सवाल कर रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, खान साहब की खुद अपनी तकरीरें आपने देखी हैं, वायरल हो रही हैं कि वो किस तरह वो जो पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के जवानों के सरों को जो फुटबॉल बनाते रहे, उनको किस तरह से आबादकारी उनकी करना चाह रहे थे, उनको फिर से यहाँ पे रहने देने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या किसी स्क्रीनिंग के बगैर इस तरह करना किसी भी मुल्क और किसी भी कौम और किसी भी मुआशरे में जायज है? जब तक स्क्रीनिंग ना हो, जब तक बयान हल्फी ना लिए जाए, जब तक ओथ ना लिए जाए, जब तक क़यादत से बात ना की जाए, अन्नेवा और अट्ठो अट्ठ तो नहीं मुल्की मामलात की बात होती। हमने न जाने कितनी दहाइयां कुर्बानियां दी हैं, और अचानक से कोई उठ के ये कहे कि मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता हूं, मैं उन्हें बसाना चाहता हूं। भाई, आप अपना घर बसा लीजिए अच्छे तरीके से, बाकी मुल्क कौम के मामलात को संजीदा से लेना चाहिए, और ये बच्चों का खेल नहीं है। खान साहब तो हिसार में बैठे हैं, रोज जमान पार्क के बाहर कभी किसी सूबाई हल्के, कभी किसी कौमी हल्के के उम्मीदवार के 50-50 लोग सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? वो तो अपनी एक टांग संभालते हैं तो दूसरी संभालने लग जाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो इस कौम के बच्चों को पड़ता है।
फर्क इस कौम की माओ बहनों को पड़ता है जिनकी कोख वीरान हो जाए, जिनके सुहाग लुट जाए, जिनके बच्चे तो अगले जहान चले जाए, जो खुद सहमी हुई डरी हुई हो, उनको उनका एहसास होना चाहिए। अपनी मैं से निकले, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये दहशतगर्दी क्यों कर आई है, किस तरह आई है, पीछे जाएंगे, नवंबर से पीछे चले जाएंगे या अप्रैल मार्च में चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं और आती रहेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सिवाय तनकीद करने के दुआ करनी चाहिए कि खान साहब को अल्लाह राह रास्त पे लाए और मुल्क को कौम का सोचना शुरू करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जवाद फैजी। पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट को भी बाईपास किया गया, वहां से भी मंजूरी नहीं ली गई, काबीना में भी जिक्र नहीं हुआ और लोगों को बसाने की बात की गई। हम बात का एक छोटी सी बात आपसे जानना ये चाहेंगे कि अगर इस पूरे फिजा में जो बनी है और वज़ीर आज़म ने APC का ऐलान किया है, तमाम सियासी कायदीन को बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद उसमें मदऊ किया गया है, और अगर खान साहब या PTI की क़यादत उसमें नहीं आती तो क्या ये वाज़ेह पैगाम नहीं होगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनके इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है जैसे पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, मजहबी क़यादत हो या हमारे इदारों की क़यादत हो, उनका इंटरेस्ट क्या है? देखिए, उन्होंने आज जिस तरह ट्वीट किया है, वज़ीर आज़म पे तनकीद की है, अल्फाज भी उसमें कोई मुनासिब नहीं अदा किए गए। ऐसे मौके पर तो उन्हें चाहिए था कि चले झूठा ही सही लेकिन मुशावरत का ही कोई पैंतरा ले लेते, यही कह देते कि हम मुशावरत करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। बिल्कुल उठते ही सुबह वो उठते हैं और पहला ट्वीट उन्होंने अजीब सा कर दिया। मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ है और ये PTI की क़यादत के लिए, अगरचे शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट में खुशाइन करार दिया है, लेकिन साथ वो तनकीदी नश्तर भी चला रहे हैं। इशू ये है कि इस वक्त इनका इक़्तिदार अब नहीं है तो नहीं है, असम्बलियां तो खुद तोड़ी है हजरत साहब ने, लिहाजा अब वो क्यों चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए और मैं, अल्लाह माफ करे, नाउज़बिल्ला, ये कौन कहूं फयकून और हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। उन्हें इस मुल्क से हुब्बुल वतनी का सबूत देना होगा और रियासत मदीना का नाम सिर्फ ले लेना काफी नहीं है, बल्कि उसमें ऐसी शख्सियात सबसे पहले अगले महाजों पे होती हैं, फिर पीछे कौम होती है। लेकिन ये सिर्फ तनकीद कर रहे हैं और ये कौम भी और तारीख माफ नहीं करेगी अगर इस मौका पर उन्होंने हुब्बुल वतनी का सबूत ना दिया या इत्तेहाद का सबूत ना दिया। जी, मुल्क से हुब्बुल वतनी का सबूत देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद फैजी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने PTV न्यूज़ को अपना वक्त दिया। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं और इसी हवाले से बात करें कि पीर के रोज़ पेशावर में होने वाले धमाके के बाद फ़ज़ा आज भी सोगवार है। धमाके के बाद मस्जिद की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जहाँ नमाज जुमा की तैयारियाँ की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद से जो पेशावर पुलिस लाइन्स में मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा उस हमले के दिन के बाद से सिक्योरिटी के लिए अब क्या इक़दाम किए गए हैं? पीर के रोज़ नमाज ज़ोहर के दौरान जब खुदकश बमबाज ने यहाँ मस्जिद में धमाका किया जिससे 85 अफराद उसमें शहीद हुए हैं और 200 से ज़्यादा अफराद उसमें ज़ख्मी हुए थे। अभी भी आप देख सकते हैं मलबा पड़ा है। आज इस वाक़े को 4 रोज़ हो गए हैं और जुमे का दिन है। धमाके के बाद पहला नमाज जुमा यहाँ अदा किया जाएगा। जो सही सलामत हिस्सा जो अभी मौजूद है, अपनी जगह पर कायम है, उसमें नमाज जुमा अदा की जाएगी। इस हिस्से में तक 300 से 400 अफराद उस वक्त नमाज पढ़ लेते जब धमाका हुआ था। बाकी जो हिस्सा है ये इससे बड़ा है। ये छोटा मस्जिद था, पुराना मस्जिद था, इसके साथ एक नया मस्जिद तमीर किया गया है। उसमें भी तकरीबन 600 अफराद तक नमाज पढ़ सकते हैं। पुलिस लाइन की फ़िज़ा और शेर की फ़िज़ा आज भी सोगवार है। आज पेशावर में इस सानहे के बाद पहला एपेक्स कमेटी इजलास मुनक़िद हो रहा है गवर्नर हाउस में, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दाखिली व खारिजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जा रही है और शहर के अंदरूनी शहर और शहर के दाखिली और मेन शाहरा और छोटी जो शाहराएँ हैं, सब पर पुलिस और की भारी नफरी तैनात है। एलीट फोर्स और बाकी पुलिस एहलकार भी है, वो हर आने जाने वाली की चेकिंग करते हैं। और आज बहुत बड़ा इजलास भी हो रहा है जिसमें दहशतगर्दी की कला कमा करने के लिए एक जामे प्लान तैयार की जाएगी। दहशतगर्दी के हवाले से कला कमा करने के लिए एक जामे प्लान तैयार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, के जैसे कि हमने इससे पहले भी खबरनामे में बात की कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज एपेक्स कमेटी का इजलास, उसकी उन्होंने सदारत की। उसमें बहुत अहम फैसले किए गए। दहशतगर्दी के इफरीत को काबू में लाने के लिए भी बातचीत की गई। और आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त सारी सियासी क़यादत को भी एक पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बताते चलें, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद
موجود ہیں آغا ہارون صاحب، ان سے ہم کچھ مزید اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران آج شریک ہوئے۔ بہت اہم جو ہے وہ آج کا اجلاس رہا، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی، پہلے تو بات ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے یہ بہت ٹائملی انیشیٹو لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب اے پی ایس میں واقعہ ہوا تھا تب اپنا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور وہ بھی فوری طور پہ اے پی ایس میں گئے تھے۔ آج تو یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے نا پشاور میں، اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حکومت نے اے پی ایس بھی کال کر لی ہے اس ایشو کے اوپر۔ تو یہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیشین جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایک راہ نکالی جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور کہوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ اپنا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے ہفتے، اس کی تانے بانے بھی ہمیں دیکھنے چاہیے نا۔ آج ایپس کمیٹی میں مجھے یقین ہے کہ یہ بات بھی ہوئی ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو یہاں پہ 25,000 جو ہے ٹیررسٹ کو واپس لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو یہاں پہ ری ہیبلیٹیٹ کرنا ہے۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہت بہت بڑے نام ہیں۔ تو یہی تو پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اور سیکنڈلی ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے پشاور سے کہ راستے بند کر دیے گئے ہیں، یہ کر دیا گیا ہے، وہ کر دیا گیا ہے۔ ہم ہمیشہ حادثات کے بعد ہی یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی یہ پوچھنے والا ہے کہ 471 ارب روپے سینٹر نے دیے ہیں کے پی کے کو پچھلے 3 سالوں میں لا اینڈ آرڈر کے لیے، اور پولیس کی جو ہے اپنا ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر کے لیے کدھر گئے ہیں وہ پیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ 471 ارب روپے مل رہے تھے، تب یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم یہ پیسے لے رہے ہیں پولیس کی پوسٹ بنانے کے لیے اور ان کے تھانے بنانے کے لیے، کیونکہ ہمارے میجورٹی آف تھانہ جو ہے وہ اس میں ہے اپنا یعنی کہ کرائے کی جگہوں پہ ہے، ہمیں پوسٹ بنانی ہے، اس کے ساتھ ہماری جو مین سڑکیں ہیں، کدھر گئے وہ پیسے؟ آج بھی 72% جو تھانے ہیں کے پی کے آج بھی وہ رینٹڈ ہیں۔ کہاں گئے وہ پیسے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، میں اور آپ باتیں کریں کہ جی آج بہت اچھا ہو گیا، آج بہت اچھا ہو گیا، آج بہت اچھا ہو گیا۔ کل کیوں نہیں اچھا ہوا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں، کوئی کسی کو رسپانسبلٹی بنانے کا تیار نہیں ہے، کیونکہ جب آپ رسپانسبلٹی کی بات کریں گے تو اتنے بڑے نام سامنے آ جائیں گے کہ ہم خوفزدہ ہو کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ آغا اقرار، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو، اور پشاور سہانے کے حوالے سے ہونے والی آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے اب بات کر رہے تھے۔ ناظرین، ملک کے سیاسی منظرنامے میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اہم قومی چیلنجز پر تمام قومی سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 7 فروری کو اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس ہوگی۔ وزیر اعظم نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سمیت تمام سیاسی قیادت کو اے پی سی میں شریک ہونے کی باضابطہ دعوت دی تھی۔ پشاور میں دہشت گردی کے واقعے پر بریفنگ کے لیے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوا۔ اس اجلاس میں بھی پی ٹی آئی کے 2 نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے، سی ٹی ڈی اور پولیس کی استعداد کار میں اضافے پر بھی غور ہوا۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے وزیر اعظم کی طرف سے پی ٹی آئی رہنماؤں اسد قیصر اور پرویز خٹک کو دعوت پہنچائی۔ انہوں نے ایپیکس کمیٹی اجلاس کے لیے پی ٹی آئی نمائندوں کے ناموں سے آگاہ کرنے کی درخواست بھی کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے اسٹریٹجک تعلقات میں وسعت دونوں ممالک کی دہائیوں پر محیط دیرینہ دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز K3 منصوبے کا افتتاح چین پاکستان کے تعلقات میں مزید استحکام کا عکاس ہے۔ یہ پاور پلانٹ نہ صرف پاکستان کی بڑھتی ہوئی بجلی کی ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ کم لاگت اور ماحول دوست بجلی فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے وائس چیئرمین یونگ چنگ اور پاکستان میں چینی سفارت خانے کے ناظم الامور پانگ چن شوئی کی قیادت میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ K3 منصوبہ پاکستان کی طویل مدتی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ چین پاکستان میں نیوکلیئر انرجی کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس حوالے سے جلد وفود کی سطح پر ملاقاتوں کا آغاز کیا جائے گا، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کی وافر پیداوار کے لیے متنوع مقامی ذرائع استعمال میں لا رہی ہے، جس میں پانی، کوئلے اور سورج سے توانائی کا حصول شامل ہے۔ مقامی ذرائع سے پیدا ہونے والی بجلی سے ہمارا درآمدی تیل پر انحصار کم ہوگا، بجلی کے نرخوں میں کمی آئے گی اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔
वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने कराची में जोहरी तवानाई के प्लांट K3 का इफ्तिताह किया। K3 के आगाज़ से 1100 मेगावाट कौमी निज़ाम में शामिल हो गई है, जिसके बाद मुल्क में जोहरी तवानाई से बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 3600 मेगावाट तक पहुँच गई है। नाज़रीन, सेनेट इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। एजेंडे के निकात पर गुफ्तगू हो रही है और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में सेनेट इजलास जारी है और आज सेनेट का इजलास मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुआ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि इस इजलास में आज एजेंडे के निकात पर भी बात हो रही है। तमाम सेनेटर्स इस वक्त मौजूद हैं और मज़ीद आज क्या पेशरफ्त हो रही है सेनेट में, और इस हवाले से जानेंगे। अरसलान असद, नुमाइंदा PTV न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, आज के एजेंडे के हवाले से आगाह कीजिएगा सेनेट इजलास में। जी, आज सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। इजलास अपने मुकर्रर टाइम पर शुरू हुआ और इजलास को वक्फे सवालात में मुख्तलिफ सवालों के जवाब में जो हुकूमती रद्द-अमल में वफाकी वजीर हैं खुर्रम दस्तगीर और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो हैं वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम के, उन्होंने बताया, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि रूस के साथ जो सस्ते तेल की फराहमी के हवाले से जो रूस पाकिस्तान को फराहम करेगा, उसके हवाले से मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 45 दिन के अंदर मुज़ाकरात कंप्लीट किए, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर एक मफाहमत दोनों मुल्कों में तय पा चुकी है। जबकि मार्च में, इस साल मार्च के से पहले दोनों मुल्कों के दरमियान इस हवाले से कमर्शियल और माली तफसीलात भी तय पा जाएंगी, जिसका मकसद ये है कि तेल हम किस करेंसी में खरीदेंगे, किस तरह आएगा, यहाँ पर कौन से जहाज वगैरह बहरी जहाज इस्तेमाल होंगे, ये तमाम तफसीलात मार्च से पहले तय पा जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अप्रैल में जो है तेल रूस से सस्ते तेल की पाकिस्तान को फराहमी बाकायदा शुरू हो जाएगी। एक और सवाल के जवाब में खुर्रम दस्तगीर जो हैं वफाकी वजीर हैं तवानाई के, उन्होंने बताया ऐवान को कि मुल्क में जो है बिजली के जो कमी है उस पर काबू पाने के लिए शमसी तवानाई पर फोकस किया जा रहा है और शमसी तवानाई के हवाले से जो सोलर पैनल्स हैं उन पर दरामदी ड्यूटी पहले ही माफ की जा चुकी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म जल्द ही शमसी तवानाई इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़े मराठी पैकेज का भी ऐलान करने वाले हैं, कुछ मराहत का ऐलान करने वाले हैं, जिससे मुल्क में शमसी तवानाई के इस्तेमाल को मज़ीद फ़रोग़ होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत का हदफ है कि इस मुल्क में शमसी तवानाई से 6000 मेगावाट तक बिजली पैदा किया जाए। इस हवाले से जल्द ही 2 बड़े मंसूबे जो है उन पर भी काम शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर, उन्होंने कहा कि मुल्क में जो बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में जो कमी है वो साबका हुकूमत के दौर में हुई, जिसकी एक बड़ी वजह CPEC मंसूबों का पर काम जो है वो उस तरह सरगर्मी से नहीं किया गया, जिसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनने थे जो कि नहीं बने। इक़्तिसादी जोन के हवाले से भी बात की। बहुत शुक्रिया अरसलान असद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में जारी है। मज़ीद तफसील मालूम करते हैं नमूद मुस्लिम से। नमूद, आगाह कीजिएगा, अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली का इजलास का आज के दिन का आगाज़ हुआ है, क्या अपडेट्स हैं, आज क्या एजेंडा है? जी, आज जो कौमी असम्बली का इजलास है इसमें बुनियादी तौर पर तो जो पेशावर में दहशतगर्दी हुई थी उसके हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जो एक तहरीक थी उस पर बहस जारी है और आज भी उस पर जो अरकान असम्बली हैं वो उस पर बात करें। इस पर नाज बलोच ने भी बात की, मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी ने बात की है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो क्योंकि लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं तो यहाँ पर आज एक कानून मंजूर किया गया है जो कि पाकिस्तान के इलाकाई समंदर और मैरी टाइम जोन से मुतल्लिक जितने भी कवानीन थे उनको यकजा करने और उसमें तरमीम कर इसको एक बिल की सूरत में कायमा कमेटी ने दिया था असम्बली को, जिसे आज मंजूर कर लिया गया है। और ये पाकिस्तान मैरी टाइम जोन बिल 2021 की मंजूरी हुई है जिसे अली जाहिद ने पेश किया है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के जो तरीकाकार है जिसको हम कवायद और ज़वाबित कहते हैं उस 2007 उसमें भी तरमीम की गई हैं, जिसमें जो कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ था कि जितने भी कानून हैं उसमें वाज़ेह तौर पर हुकूमत के बजाय मुतलका वजारत या मुतलका उसको मेंशन किया जाए ताकि इस हवाले से जवाबदेही आसानी हो सके। तो उसी हवाले से ये तरमीम की गई जिसमें ख़ासतौर पर जो ये रूल्स हैं जिसमें
227 ہے جو 227(1) اور 233 جو ہے 4 اس میں تبدیل کیا گیا، جس میں حکومت کی جگہ پہ متعلقہ وزارت یا وزارت پارلیمانی امور یا پھر جو متعلقہ جو بھی وزارت ہوگی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ نمود مسلم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا۔ برٹش کونسل اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پوری دنیا شدید معاشی بحران کا شکار ہے، اتحادی حکومت اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لاتے ہوئے ملک کو بحرانوں سے نکالے گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہیں، حکومت نوجوانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سول قانون میں واضح لکھا ہے کہ جس جگہ پراپرٹی کا تنازع ہوگا مقدمہ وہیں چلے گا۔ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، عدالت اسے تبدیل نہیں کر سکتی۔ لیا اراضی کا مقدمہ فریقین کے راولپنڈی ہونے کی بنیاد پر منتقل کرنے سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ کسی فرد کی سہولت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہو سکتا، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ فریقین کی سہولت کے لیے ان کے گھر کے قریب مقدمات منتقل کرنے شروع کیے تو پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ عدالت نے مقدمہ منتقلی سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے پر پنجاب پولیس کے افسر کی برطرفی درست قرار دیتے ہوئے متعلقہ پولیس افسر کی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ پولیس آفیسر کا شہری کو 3 روز تک غیر قانونی حراست میں رکھنا مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ محکمے نے متعلقہ پولیس آفیسر کے خلاف انکوائری کرتے ہوئے اسے مس کنڈکٹ کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ عدالت پولیس انکوائری میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید احمد کی گرفتاری کے خلاف دائر کردہ توہین عدالت کی درخواست پر اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور پولیس کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ شیخ رشید کے بھتیجے کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کی۔ عدالت نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ کس آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ آپ نے صرف پولیس کی جانب سے شیخ رشید کی طلبی کے نوٹس کو چیلنج کیا تھا، FIR کو نہیں۔ عدالت نے صرف پولیس کے سمن کو معطل کیا تھا۔ پولیس کی جانب سے FIR کے اندراج اور شیخ رشید کی گرفتاری میں عدالت کے کون سے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ ہم نے پولیس کو FIR درج کرنے سے نہیں روکا تھا۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ معاملہ عدالت میں تھا اور عمومی تاثر یہ تھا کہ اس حوالے سے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر پولیس، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے وزیر اعظم کی طرف سے کل جماعتی کانفرنس بلانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو درپیش چیلنجز قومی یکجہتی کے متقاضی ہیں۔ سیاسی قیادت کو باہمی اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے ملکی مفاد میں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ APS اسکول کے سانحے کی طرح ہمیں متحد ہو کر قومی ایکشن پلان کو ملک میں مؤثر انداز سے نافذ کرنے اور اس پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی مذہبی قیادت موجودہ جو ملک کے حالات ہیں، خواہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوں یا معاشی اور اقتصادی صورتحال ہو، اس میں اپنا بھرپور کردار باہمی اتحاد سے ادا کرے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم افواج پاکستان، سلامتی کے اداروں، اپنی پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں ان کی پشت پر کھڑے ہوں اور جو ہمارا دشمن اس ملک کے اندر تقسیم چاہتا ہے اس کو ناکام بنائیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شام میں دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ یہ واقعہ پاک فوج کے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے عزم کی تصدیق کرتا ہے اور تشدد کا سہارا لینے والے کسی تمام اداروں کے خلاف کارروائی کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम यकजहती कश्मीर की तैयारियों के हवाले से मुतल्लिका इदारों को हम-आहंगी से काम करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 75 साल से जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम के बाद कश्मीरियों को दीवार से लगा दिया गया है और हालिया दिनों में भारतीय मसाले में मजीद तेज़ी आई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पाकिस्तानी कौम चैन से नहीं बैठेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम यकजहती कश्मीर को मौसर अंदाज में मनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की। वज़ीर ममलिकत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकती। इस्लामाबाद हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर किया है। तहरीक हुर्रियत के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इलाके में हल्का बंदियां भी तब्दील कर दी गई हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और रैलियां निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत जारी है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मसला कश्मीर के लिए आवाज़ उठाए। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। 10 लाख से जायद भारतीय फौजी 1 करोड़ कश्मीरियों का मुहासरा जारी रखे हुए हैं और काले कवानीन की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों की मुनज़्ज़म तौर पर नस्ल कुशी कर रहे हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ अपनी इस रिपोर्ट में। भारत के ज़ेरे तसल्लुत गैर कानूनी मकबूजा जम्मू व कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से अब तक 96,971 कश्मीरियों को शहीद किया गया, जिनमें से 7,275 ज़ेरे हिरासत शहीद हुए। आहिनी पर्दे के पीछे छुपी मकबूजा वादी में एक जानिब 22,952 खवातीन को बेवा, 1,07,887 बच्चे यतीम कर दिए गए, 11,256 खवातीन की असमतें पामाल की गईं, तो दूसरी जानिब 1,10,495 इमारतों को मस्मार किया गया। जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने के बावजूद मासूम और बेगुनाह कश्मीरी भरपूर अज़्मो हिम्मत से भारत की रियासती बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। नीडोज की प्रॉपर्टी 1835 में शुरू हुई है, जब हिंदुस्तान में कोई होटल नहीं था, तब से शुरू हुई है। कश्मीर में अगर टूरिज्म है, दैट इज बिकॉज ऑफ नीडोज। आज आप आइए, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आप रह रही है। गिराइए सब, गिराइए पूरे मकान। नाम पर ये प्रॉपर्टी है। हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। हमारा मतलब ये है, तभी ननसबुद्दीन ने जमीन नहीं है, ननसबुद्दीन ने जब बनाए तब ये वहाँ लगा हुआ था। आज ये 50 साल के बाद बोल रहे हैं ये हमारी जमीन है, एडवांस में ले रहे हैं। 2023 तक हमारी रेंट बढ़ी हुई है। अगर आपको 1972 से कश्मीर की आज़ादी के लिए हम अपनी आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि कश्मीर के अंदर किस तरह जुल्म और बर्बरियत की जा रही है और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां की जा रही हैं। वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमिये को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से मौसर सफारतकारी के नतीजे में तनाज़ा कश्मीर बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ने हमेशा महकूम कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी मदद की है और हर आलमी प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की आवाज़ बुलंद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर के हवाले से करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आरएसएस के भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दीगर अक़लियतों समेत निचली ज़ात के हिंदुओं का रहना महाल हो गया है। भारतीय रियासत तेलंगाना में आरएसएस की तंजीम विश्व हिंदू परिषद के इंतहा पसंदों ने दलितों को गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया। निचली ज़ात के हिंदू विकाराबाद इलाके में दलित रहनुमा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नस्ब करना चाहते थे। वीएचपी के गुंडों ने एहतजाज के दौरान इलाके के दलित हिंदुओं पर तशद्दुद शुरू कर दिया। दूसरी जानिब रियासत उत्तर प्रदेश में आरएसएस के कारकुनान ने 2 मुसलमान कमसिन बच्चों को दरख्त से बांधकर गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वाक़या ज़िला बाराबंकी में पेश आया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने मवेशी के लिए चारा लेने के लिए गए 2 कमसिन बच्चों के हाथ पैर बांध दिए और तशद्दुद शुरू कर दिया।
नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत की मुसल्लत करदा इंतज़ामिया तहरीक आज़ादी से वाबस्ता लोगों और तंजीमों की जायदादों को जब्त और मस्मार कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हुक्काम ने जनूबी कश्मीर के कस्बे इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मस्मार कर दिया। इससे पहले हाल ही में श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस को जब्त किया गया था। जमात इस्लामी और इसके रहनुमाओं की बहुत सी जायदादें जब्त कर ली गई हैं, जबकि गुज़श्ता चंद हफ्ते में कई हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के मकानात मस्मार कर दिए गए हैं। काबिज इंतजामिया की तरफ से जारी ज़मीन से बेदखली मुहिम के खिलाफ लोगों ने जम्मू और वादी का मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे जारी रखे। मुजाहिरीन ने कहा कि मोदी हुकूमत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसीज ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। उन्होंने बेदखली का हुक्मनामा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में अफसोस का इजहार किया कि फिस्ताए मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का वजूद ख़त्म करने और इलाके में हिंदू जुनूनियों को आबाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत 5 अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के बाद से कश्मीरियों की शनाख्त, सकाफत और सरजमीन को छीनने और इन पर हिंदुत्व नजरिए मुसल्लत करने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस को सील करने पर काबिज भारतीय इंतजामिया की मजम्मत की और कहा कि इस तरह के इक़दाम से कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। गुलाम अहमद गुलजार ने हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए मुनसिफाना जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इंडस हाईवे पर कोहा टनल के करीब कोच और ट्रॉलर में तसादुम में खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा ट्रॉलर का ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। मुसाफिर कोच लक्की मरवत से पेशावर जा रही थी। वाक़े की इत्तला पर मकामी पुलिस फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई है। जाम बहक अफराद की लाशों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आला ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोहा टनल के करीब हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म ने जाम बहक होने वालों के लिए बुलंदी दर्जात और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने अलमनाक हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुक्काम को मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 8,800 खवातीन को 7,000 रुपये रकम की अदायगी की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियाँ इस साल जनवरी से मार्च तक 3 माह के लिए की जा रही हैं। इसी की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद खालिद। तहसील सफदराबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 8,800 रजिस्टर्ड खवातीन को 7,000 रुपये रकम की अदायगी शुरू हो गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तहसील भर की मुस्तहिक़ खवातीन को 3 माह की अक़सात की जा रही है। मुस्तहिक़ खवातीन रकम ATM के जरिए भी निकलवा सकती हैं। 80% से ज़्यादा खवातीन जो है ना वो अभी तक अपनी इंस्टॉलमेंट रिसीव कर चुकी है। इस 7,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट के साथ उनके जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक उनका वजीफा भी साथ आया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खवातीन को 7,000 रुपये की अदायगी के लिए तहसील बार में 2 सेंटर कैंप किए गए हैं, जहां तहसील सफदराबाद की 8,800 मुस्तहिक़ खवातीन को अक़सात की अदायगी की जा रही है। मुझे 7,000 मिला है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करे, शुक्रिया बहुत उनका। हमें 7,000 मिले हैं, पूरे मिले हैं, कोई कम नहीं मिले। हमारी मदद हो रही है। मुस्तहिक़ खवातीन को 3 माह की अक़सात और बच्चों को तालीम की सूरत में वजीफा भी दिया जा रहा है। लड़के के लिए 1,500 रुपये और लड़की के लिए 2,000 रुपये रकम दी जा रही है। मोहम्मद खालिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, सफदराबाद। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब से मुतासर इलाकों में हिलाल अहमर की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। छठा में कायम 130 मेडिकल कैंप्स में 16,000 मुतासरीन का इलाज किया जा चुका है, जबकि मुतासरीन के लिए 300 घर भी तामीर किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे मिर्ज़ा हसन बेग। सैलाब और बरसात मुतासरीन में हिलाल अहमर की तरफ से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और अब तक 130 मेडिकल कैंपों में 16,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है। जो घर गिर चुके हैं वो 300 घर तामीर हिलाल अहमर पाकिस्तान कर रही है। हमारा जो प्लान है कि तकरीबन 300 कच्चे घर हम बना के देंगे, जो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं हालिया बरसातों में वो करके देंगे उनको।
बस कोशिश कर रहे हैं। हलाल अमर की तरफ से हमारा अदारा है। अभी जो सर्दी की मौसम आई है उसमें भी हमने बहुत सारा सामान, कंबल वगैरह, गर्म कपड़े तकसीम किए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो है इमदादी कंबल, बिस्तरे, गर्म कपड़ों, मोबाइल मेडिकल कैंपों का भी सिलसिला जारी है। और जो स्कूल मुतासरीन बच्चों के जो स्कूल टूट चुके थे और बच्चे स्कूल में ना आ रहे थे, उन बच्चों में इमदादी गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि इन गिफ्टों से जो है बच्चों को एक जो स्कूल आने का चार्म पैदा होगा और वो बच्चे और ज़्यादा तादाद में आएंगे। तो जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद कम है उन स्कूलों में जो है हिलाल अहमर पाकिस्तान पेंसिल, किताबें और चादरें और मुख्तलिफ गिफ्ट तकसीम कर रही है ताकि बच्चों की तादाद जो है स्कूलों में बढ़े। और ये हिलाल अहमर पाकिस्तान का जो सिलसिला मुसलसल 5 माह से जारी है और अभी ये पूरे साल जारी रहेगा। हसन बेग तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इलाकाई अमन सलामती और महफूज समंदरों की भी ज़ामिन है। रवा माह पाक बहरिया 8वीं अमन 2023 मशकों की मेज़बानी कर रही है। अमन मशकों में 50 से ज़ायद मुल्क शरीक हो रहे हैं। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। कराची में अमन सिलसिले की 8वीं बहरी बैनुल-अक़वामी जंगी मशकों का आगाज रवा माह हो रहा है। तारीखी तौर पर हर 2 बरस बाद होने वाली इन जंगी मशकों का मकसद इलाकाई तावन के साथ साथ इस्तेहकाम और बेहतर इश्तराक कार को फ़रोग़ देना है ताकि दहशत गर्दी और समुद्री हदूद में होने वाले जराइम के खिलाफ आहनी अज़म ज़ाहिर किया जा सके। अमन 2023 मशकों को हार्बर और सी फेज में तकसीम किया गया है। हार्बर फेज में पाक नेवी डॉकयार्ड पर शानदार इफ्तिताही तकरीब होगी। इसके अलावा दोस्ताना मैचेस, पाक नेवी SSG का मैरी टाइम इंसदाद दहशत गर्दी का शानदार मुजाहरा पेश किया जाएगा। हार्बर फेज में मुबाहिसे, बैंड डिस्प्ले, कल्चरल डिस्प्ले और फूड गाला शामिल हैं। सी फेज में इंसदाद बहरी कज़ाकी के हवाले से पाक बहरिया अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेगी। इसके साथ साथ सी फेज में रॉकेट डेप्थ चार्ज, सरफेस फायरिंग और पाक बहरिया और गैर मुल्की जंगी जहाज़ों का फ्लाई पास्ट शामिल होगा। जंगी बहरी मशकों का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान अमन से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन यूक्रेन सरबरा इजलास आज कीव में हो रहा है। यूरोपीय कमीशन की सरबरा उर्सुला वॉन डर लेयन इजलास में शिरकत के लिए कीव पहुंच गई हैं। तवक्को है कि इजलास में यूक्रेन को रूस की जारियत रोकने के लिए मजीद असलहा और आलात हर्ब देने से मुतल्लिक़ गौर होगा। यूरोपीय कमीशन की सरबरा उर्सुला वॉन डर लेयन अपने वफ्द के हमरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के हुक्काम से रूस के खिलाफ मजीद इक़्तिसादी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन को मुत्तहद होकर रूस का मुकाबला करना होगा। अमेरिका की मगरबी रियासत मोंटाना में हसास मकामात के ऊपर एक जासूस गुब्बारे को परवाज करते हुए देखा गया है, जिसके बारे में हुक्काम को शुबा है कि चीन ने जासूसी के लिए अमरीकी हदूद में इसे छोड़ा है। अमेरिका की फ़ज़ाई हदूद में गुब्बारे की पुरस्कार परवाज पर इसको तल्फ करने के लिए लड़ाका तैयारों को मुतहर्रिक किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन को मशकूक गुब्बारे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जिसे अस्करी रहनुमाओं ने जो बाइडन को मशवरा दिया कि गुब्बारे को तबाह ना किया जाए। नाज़रीन, महकमा खुराक पंजाब की आटा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर रावलपिंडी और स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट चौधरी खुरम नियाज़ साकिब ने रवात के करीब गोदाम पर छापा मारा, जहां से आटे के 2000 थैले बरामद कर लिए गए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए आटा महकमा खुराक के हवाले कर दिया गया। रीजनल इंचार्ज डिप्टी एडवाइज़र वफाकी मुतसिब सरगोदा मुश्ताक अहमद आवान ने वेमेन ट्रेनिंग सेंटर और चिल्ड्रन स्कूल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। स्कूल प्रिंसिपल और सेंटर इंचार्ज ने डिप्टी एडवाइज़र को ब्रीफिंग के दौरान ये बताया कि यहाँ मुस्तहिक तलबा और तालिबात और बच्चियों को कंप्यूटर कोर्स और सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। और अब शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला अबरआलूद रहेगा। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहा।
اور اب بات کریں گے ہم آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لہ کی، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کالام میں -6، پارا چنار -5، استور -3 اور بگروٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، جبکہ بالائی اضلاع اور پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے. چترال، بالائی دیر، باجوڑ، شانگلہ، کوہستان، خیبر اور کرم کے اضلاع میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے. ادھر وزیرستان، پشاور، چارسدہ اور گرد و نواح میں بعض مقامات پر بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے. یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال. بہت شکریہ عبدالقدیر. اور اب کچھ بات کریں گے کھیل کے میدان سے.